हेलो एवरीवन, राम राम, खमा गणी। आप सभी का स्वागत है कृषि रथ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में मैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर केवल एक आपके एग्जाम में आने वाली परिभाषा नहीं, बल्कि ये एक कला है जिसके माध्यम से कोई भी किसान कम वर्षा वाले क्षेत्र या बिना किसी इरिगेशन सोर्स या सिंचाई के माध्यम से फसल उत्पादन करता है। आज हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को एग्जामों के बदलते नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको उसको फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी मेरा काम ज्ञान बिखेरना है, आपका काम ज्ञान समेटना है। यही हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है। देखिएगा भाई, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, आप परिभाषा का ध्यान छोड़िए, मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं जितना बोल पा रहा हूं, आप उसको कितना सुन पा रहे हैं, यही हम दोनों आज यहां पे सीखने वाले हैं। देखिएगा भाई, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर दो टर्म्स यहां पे है, एक है आपका ड्राईलैंड और दूसरा है एग्रीकल्चर। मुझे मालूमात है कि हर किसी बच्चे को मालूम होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको एग्रीकल्चर के बारे में मालूम नहीं। एग्रीकल्चर क्या है, आपके लेटिन वर्ड से बना है, जिसमें क्या है आपका एगर की बात कर लीजिए या एग्री की बात कर लीजिए। दूसरा वर्ड क्या है आपका, जो दूसरा टर्म है वो है आपका कल्चर। यहां जो एगर का मीनिंग है वो है आपके सोइल से, वहीं आपके में अगर कल्चरा की बात करूं तो इसका मीनिंग आपका क्या होगा, कल्टीवेशन। तो सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जो आपके लाइव स्टॉक फार्मिंग, आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इन सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। बट मेरे लिए आपको नई बात सिखाना एग्रीकल्चर नहीं है, नई बात सिखाना है ड्राईलैंड। और ड्राईलैंड में भी मुझे दो टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है आपका कौन सा, ड्राई की बात कर लीजिए, और दूसरा मैं किसकी बात करूंगा, लैंड की बात करूंगा। यहां ड्राई से मेरा क्या मतलब है, नो वेट और मॉइस्ट। नो वेट और मॉइस्ट की बात कर लीजिए। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि किसी प्रकार का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यहां पे अवेलेबल नहीं होगा। अंडरग्राउंड वाटर की बात कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई इरिगेशन सोर्स है वो यहां पे अवेलेबल नहीं होगा। क्या है, ना तो यहां पे आपका अंडरग्राउंड वाटर है, ना ही आपका यहां पे है क्या कोई किसी प्रकार का जो इरिगेशन सोर्स है वो आपका अवेलेबल है। देखिएगा भाई, क्या है, ना कोई आपका अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है, ना कोई किसी प्रकार का इरिगेशन सोर्स मौजूद है। दूसरा, लैंड से मेरे क्या मतलब है, एन एरिया ऑफ ग्राउंड की बात कर लीजिए, या मैं कह सकता हूं सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जो आपकी पूरी पृथ्वी है, जो धरती है, इसका जो सॉलिड पार्ट है वही क्या है, लैंड है। अभी जहां मैं खड़ा हूं ये भी किसका एग्जाम्पल है, लैंड का एग्जाम्पल है। और लैंड कैसा है कि जिसके पास कोई अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, जिसके पास कोई किसी प्रकार का क्या अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई इरिगेशन सोर्स नहीं है, ऐसा लैंड है, उसी को क्या बोलेंगे, ड्राई लैंड। जब इसी लैंड के अंदर हम इस एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, यानी जहां ना तो अंडरग्राउंड वाटर है ना इरिगेशन सोर्स है, ऐसी परिस्थितियों में जब आप एग्रीकल्चर करते हो या एग्रीकल्चर को अप्लाई करते हो तो वही आपकी क्या है, वही ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां के जो लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। यानी यहां बिना बरसात के कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर क्या है, आपका गैम्बल ऑफ मानसून, यानी मानसून का जुआ है। बरसात आई तो उत्पादन होगा, बरसात नहीं आई तो उत्पादन भी नहीं होगा। तो यह बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, क्या है, ड्राई लैंड की बात करेंगे। ड्राई लैंड एरिया इज ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैविंग नो सोर्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। और ये दोनों ही बातें मैंने आपकी पहले ही क्लियर कर दी कि यहां क्या है, किसी प्रकार का ना कोई अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा, ना ही कोई इरिगेशन सोर्स अवेलेबल होगा। समझ में आ गई कि भाई ड्राई लैंड की क्या परिभाषा है। दूसरी मैं बात करूंगा किसकी, एग्रीकल्चर के बारे में, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन।
यानी जो भी खेती होगी वो सारी वर्षा आधारित होगी, बिना बरसात के कोई भी फसल उत्पादन आप यहां नहीं कर सकते, यानी किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो पाएगा। बट मेरी बात का जो अब मुद्दा है वो अब समझना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है कि किसी प्रकार का, ये मान लीजिए आप किसकी बात करूं मैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करूं। अब जैसलमेर में जितनी बारिश हो रही उतनी बारिश आपके कर्नाटका में नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश में नहीं हो रही है। जितनी बारिश जयपुर में है उतनी बारिश जैसलमेर में नहीं है, बट जैसलमेर में भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होती है, आपके जयपुर में भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होती है और आंध्र प्रदेश में भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होती है। फसलें भी सारी अलग अलग है। ऐसा क्यों कि जब हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हम हर प्रकार की अलग अलग परिस्थितियां क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को डिवाइड किया है वो हमने किसके आधार पे, बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी बरसात की कोई एरिया कितनी मात्रा प्राप्त करता है उसके आधार पे हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। इन्हीं तीनों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और तीनों अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान देना अच्छे से और याद रखने की कोशिश करना भाई। देखिएगा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ड्राई फार्मिंग की बात कर लीजिए, इसके बाद में ड्राईलैंड फार्मिंग की बात कर लीजिए और इसके बाद में रेनफेड फार्मिंग की बात कर लीजिए। ड्राई फार्मिंग आपका क्या है कि आप ऐसे क्षेत्र की बात कर लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए मेरे पास, आप जैसलमेर की बात कर लीजिए। किसकी बात करेंगे हम, जैसे जैसलमेर की बात कर लीजिए। लो भाई रुकिएगा, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इसके बाद चलते हैं। देखो भाई, किसकी बात कर लीजिए आप, जैसलमेर की बात कर लीजिए। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको साल भर में 10 सेंटीमीटर तक भी कभी कभार बारिश देखने को नहीं मिलती, बट मैं इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना क्या मैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश के साथ कर सकता हूं? क्या मैं जो फसलें, मोठ की बात कर लीजिए, मूंग की बात कर लीजिए, जो फसलें जैसलमेर में हो रही है क्या वही फसलें आंध्र प्रदेश में होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ये भी बारिश पे आधारित है और आंध्र प्रदेश भी बारिश पे आधारित है, बट वहां जो बारिश होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी, यहां जो बारिश होगी वो कम मात्रा में होगी, और यहां जो साल भर में आपकी बारिश होती है वो कितनी आपकी, लेस देन 750 mm होती है। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टार लगा लीजिए भाई, कि ड्राई फार्मिंग के अंदर कितनी आपकी लेस देन 750 mm से भी कम बारिश होती है। तो आपके ये किसका एग्जाम्पल है, जो एरिड रीजन है, रेगिस्तान है, ये ड्राई फार्मिंग का एग्जाम्पल है। वही मैं दूसरा किसकी बात करूंगा, ड्राईलैंड फार्मिंग की बात कर लीजिए। यानी मैं आपसे एक एग्जांपल दे दूं, आप सेंट्रल इंडिया की बात कर लीजिए, आप जयपुर वाले इलाके की बात कर लीजिए, आप बूंदी कोटा की बात कर लीजिए, जहां आपका क्या है 750 mm से 1150 mm के बीच बारिश होता है, वो आपका किसका एग्जाम्पल है, वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। देखिएगा भाई, वही तीसरा आपका क्या है, रेनफॉल मोर देन 1150 mm, जब एक साल में 1150 mm से ज्यादा बारिश होती है तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो रेनफेड फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तीनों का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज के अंदर, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। लेस देन 750 mm, 750 से 1150 mm और मोर देन 1150 mm। अब इसके कैरेक्टर्स क्या है, फीचर क्या है, किस प्रकार की फसलें ग्रो करेंगे, किस प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इन तीनों में फॉलो करेंगे, और तीनों एक दूसरे से कैसे सेपरेट है, कैसे डिसिमिलियर है, यानी सिमिलियरिटी और डिसिमिलियरिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिएगा भाई आगे। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ लो रेनफॉल होगा या मॉडरेट रेनफॉल है, और यहाँ पे क्या हाई रेनफॉल है, ये बातें आपको समझ में आई होगी भाई। ऐसा कोई बच्चा कि नहीं सर मेरे तो बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ी, मेरे मामला अभी भी समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में टाइप करके दे दीजिए, मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। चलिएगा भाई आगे। अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ड्राई फार्मिंग को। और ड्राई फार्मिंग की मैंने आपको एक चीज बता दी कि यहाँ पे जो फसलें ग्रो करेंगे वो क्या होगी आपकी, लगभग लेस देन 750 mm के नीचे ही हम उनको ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो बारिश होगी वो इससे ज्यादा नहीं होने वाली। जो यहाँ का एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितना है, 750 mm। अगर जिन फसलों की जलमांग कम होगी, जिनको पानी की कम आवश्यकता होगी, उसी प्रकार की फसलें हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, वरना आपको क्रॉप फेलियर देखने को जरूर मिलेगा। तो आपका पहला टर्म ही क्या है, पहली लाइन ही आपकी क्या बनती है, इट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm। कि क्या है, उस क्षेत्र की बात करेंगे जिसमें 750 mm से कम बारिश होती है, वहां हम ड्राई फार्मिंग फॉलो करते हैं। अब यहां एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्रॉप फेलियर। ड्राई फार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है
कि आपको वहां क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा। यानी जब भी आप फसल की ग्रोविंग करोगे वो अपने फाइनल प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी, अपने उत्पादन तक नहीं पहुंच पाएगी, पहले ही आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। और बर्बाद होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोई कीट, इंसेक्ट, डिजीज ये सब नहीं है, वो है परलोंग्ड ड्राई स्पेल। और परलोंग्ड ड्राई स्पेल का क्या मतलब है कि जब आपने फसल की सोविंग कर दी, सोविंग करने के बाद में 15-20 दिन का टाइम बीच का ऐसा निकल गया कि बारिश की एक बूंद आपके खेत को नहीं मिली। इसमें क्या होगा, आपकी सोइल में मॉइस्चर डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जो सोइल में कम मॉइस्चर होने की वजह से जो प्लांट की आवश्यकता है, जो इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड है, उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, नहीं सपोर्ट कर पाएगी, तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, आपकी फसल खराब हो जाएगी और फाइनल उत्पादन तक नहीं पहुंच पाएगी। जो क्रॉप फेलियर की समस्या है वो किसकी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, वो आपके ड्राई फार्मिंग का। और ये दिमाग में बिठा लीजिए भाई, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा कि क्रॉप फेलियर किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो ड्राई फार्मिंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ना कि ड्राईलैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग। समझ में आ गई बात? किसकी वजह से? परलोंग्ड ड्राई स्पेल की वजह से। यानी फसल बोने के बाद और काटने से पहले बीज के अंदर क्या, जब लंबा सूखा काल निकल जाता है, यानी कई दिनों तक बारिश नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, परलोंग्ड ड्राई स्पेल। समझ में आया भाई? अभी कोई बच्चा है कि नहीं समझ आया? चलिएगा भाई। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड रीजन विद ग्रोविंग सीजन पीरियड ऑफ एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर। ये सुनिए भाई, मैं समझा देता हूं, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे क्या है, जो ड्राई फार्मिंग है वो हम एरिड रीजन, जैसलमेर की बात कर लीजिए, कैसी कंडीशन है, क्लाइमेट एरिड है, सोइल कैसी होगी आपकी, एकदम सैंडी सोइल होगी। ऐसे एरिया के अंदर में इनकी ग्रोविंग करते हैं। और यहाँ का जो जो किसकी बात करूं मैं, ग्रोविंग सीजन की बात करूं, तो ये कितना होगा, लेस देन 75 डेज होगा, यानी 75 दिन से कम ग्रोविंग सीजन होगा। और ग्रोविंग सीजन से क्या मतलब है सर, आप ये मामला समझ में नहीं आया? ग्रोविंग सीजन से मेरा क्या मतलब है कि जब आपने फसल बो दी, पर आपके खेत में मॉइस्चर सोइल में इतना अवेलेबल होना चाहिए कि वो क्रॉप को पर्याप्त मात्रा में इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड पूरी कर सके, कि क्रॉप की जितनी रिक्वायरमेंट है इवेपोट्रांसपिरेशनल या ईटी को लेके वो सारी फुलफिल होती रहे सोइल मॉइस्चर से। अगर सोइल मॉइस्चर में थोड़ी भी कमी आई तो क्रॉप के अंदर ड्राउट स्ट्रेस आएगा, और वो ड्राउट स्ट्रेस आएगा तो हम उसको ग्रोविंग सीजन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितने दिन आपकी सोइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर अवेलेबल हो जिससे फसल की इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड पूरी हो सके, वही क्या है, ग्रोविंग सीजन। तो समझ में आ गया? तो इस प्रकार के जो दिन है या डेज है वो आपके लेस देन 75 डेज होता है। यानी यहाँ की जो मर्दा है वो किसी भी फसल को लेस देन 75 डेज तक ही सपोर्ट कर पाएगी, तब तक ही इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड फसल की पूरी कर पाएगी। देखिएगा भाई, एक यहां सबसे बड़ा रीजन क्रॉप फेलियर का ये भी है भाई, क्या है, आपका ग्रोविंग सीजन का कम होना। इससे क्या होगा, ये मान लीजिए मैंने फसल बो दी, बाजरे की बात कर लीजिए, बाजरा लगभग आपकी 100 दिन की क्रॉप मान के चलिएगा भाई, एवरेज की बात करें तो आपके 100 दिन की क्रॉप है। यहां कितने दिन मॉइस्चर मिलेगा, केवल और केवल कितने, लेस देन 75 डेज। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए शुरू में अच्छी खासी बारिश हुई, बट लास्ट में क्या हो गया, जाके आपका जितनी मात्रा में मॉइस्चर चाहिए थी बाजरे को उत्पादन के टाइम या मेच्योरिटी के टाइम मिली नहीं, परिपक्वता के टाइम। अब इससे क्या होगा, ड्राउट स्ट्रेस आएगा, और हम उसको बोलेंगे टर्मिनल ड्राउट, कि जब फसल उत्पादन पे आई तब सोइल में मॉइस्चर कम हो गया, फसल को सपोर्ट नहीं कर पाया और फसल बर्बाद हो गई। अब यहां हम इसीलिए क्या करते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशनल क्रॉप है, ग्रीन ग्राम की बात कर लीजिए, 2 महीने 2.5 महीने की क्रॉप है, वो हम यहाँ पे लगाना पसंद करते हैं। उस तरीके का हम क्रॉपिंग सिस्टम हमें एडॉप्ट करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई भाई? चलिएगा आगे। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहां पे मेरी एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये नेसेसरी जो टर्म है इस पे ध्यान दीजिएगा। आप किस पे ध्यान दीजिए, नेसेसरी टर्म पे ध्यान दीजिए भाई। यहां लिखा है नेसेसरी, जबकि मैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आपसे एक बात कहूंगा कि मॉइस्चर कंजर्वेशन इज द की फैक्टर ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मॉइस्चर एक चाबी है, जबकि यहां क्या है, ओनली एक नेसेसरी प्रैक्टिसेज है जो आपको करनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की कोई यहां चाबी घोषित नहीं होती। ऐसा क्यों? वो भी बारिश पे आधारित है, ये भी बारिश पे आधारित है। इसके पीछे का जो कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। यही आपका लेस देन 75 डेज सबसे बड़ा कारण है, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कह दी, अगर मान लीजिए आपने मॉइस्चर कंजर्वेशन कर भी लिया तो आप किसी भी ग्रोविंग सीजन को कितने दिन बढ़ा दोगे, 5 दिन बढ़ा दोगे, 10 दिन बढ़ा दोगे। ये मान लीजिए आपने फसल बो दी, उसके बाद में आपने मल्चिंग कर दी, या मान लीजिए आपने ऐसी प्रैक्टिसेज कर दी, आपने डेड फर्रो बना दिया, आपने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज की जिससे फील्ड के अंदर आप यानी इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सके। इससे क्या होगा, आप और 10 दिन बढ़ा दोगे, आप जो इवा पोर्शन है सोइल से उसको रिड्यूस कर दोगे, तो सोइल के अंदर पानी की मात्रा बनी रहेगी और काफी लंबे टाइम तक जो फसल है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती रहेगी। बट ऐसा आप कब तक कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे?
तो इसीलिए ये अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचा पाता, किसी भी फसल को फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा पाता। आप कितनी ही मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कर लीजिए, बाजरा जो 100 दिन की क्रॉप है, यहाँ क्या जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो लेस देन 75 डेज है, कभी भी आप 25 दिन या 30 दिन इंक्रीज नहीं कर सकते मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को लेकर। तो यहाँ क्या है, हाँ करनी चाहिए कि कभी कभार क्या पता लास्ट टाइम में अच्छी बारिश हो गई या शुरू में अच्छी बारिश हो गई तो हमारी फसल का उत्पादन संभव हो सकता है। इसलिए हमें ये मान के प्रैक्टिसेस को करना चाहिए ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रैक्टिसेस है। तो समझ में आ गई भाई बात। चलिए आगे, ड्राई फार्मिंग सबका क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा कि नहीं सर मेरा अभी भी क्लियर नहीं है, तो मुझे आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं जरूर आप तक आपका सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा, या किसी भी माध्यम से मैं जो भी आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा भाई। चलिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, ड्राई फार्मिंग की बात करेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग की हमने बात कर ली, हम ड्राई लैंड फार्मिंग को डिस्कस करेंगे। वहां हमने 750 mm की बात करी, या हम 750 mm से 1150 mm की बात करेंगे। हम उन रीजन्स, उन क्षेत्र की बात करेंगे जहां पे जो साल भर में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 750 से 1150 mm होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ड्राई लैंड फार्मिंग में जो बारिश होगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा वो 750 से 1150 mm होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है वो एक की फैक्टर है। की फैक्टर कैसे है ये बात मेरे से समझ लीजिएगा। यहाँ जो ग्रोविंग सीजन होगा, और ग्रोविंग सीजन का मतलब क्या है कि जब सोइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर अवेलेबल हो जो आपके फसल की इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड को सपोर्ट करती रहे। ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा भाई, मैं आगे से ओनली ग्रोविंग सीजन टर्म्स ही यूज करूंगा। अब यहाँ वो कितने दिन का होगा, 75 से लगभग 1119 डेज, यानी 119 दिन तक रहेगा। बाजरे की फसल कितनी, 100 दिन की, या अधिकतर आप किसी भी फसल की बात कर लीजिए, गेहूं की बात कर लीजिए, बाजरे की बात कर लीजिए, मक्के की बात कर लीजिए, ये सारी लगभग 100 से 120 दिन की क्रॉप है। अब यहां क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारी जो फसल है उसको एकदम उसकी फाइनल स्टेज तक मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगी सोइल, क्यों, क्योंकि इसमें इतने दिन तक क्या मॉइस्चर इनफ मात्रा में अवेलेबल होगी। बट ऐसा मान लीजिए कभी कभार कोई 10-12 दिन का परलोंग ड्राई स्पेल आ गया, 15 दिन का आ गया, या 5 दिन का आ गया। अब ऐसे समय के अंदर अगर हम क्या करते आ रहे हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन जैसी प्रैक्टिसेस हमने एडॉप्ट करी है, तो जो 10 दिन परलोंग ड्राई स्पेल आया है उससे लड़ने में मदद करेगा फसल को। बाकी तो हमारे पास मॉइस्चर अवेलेबल है ही ना, तो जो फाइनल स्टेज पे है उसमें हमारे पास पानी की कमी है ना, अर्ली स्टेज में पानी की कमी है, या कभी कभार जो 10 से 12 दिन का जो परलोंग ड्राई स्पेल आ जाता है, चाहे वो अर्ली में बात कर लीजिए, मिड सीजन में बात कर लीजिए, चाहे टर्मिनल सीजन में बात कर लीजिए, उस टाइम आपकी फसल को क्या उत्पादन को संभव करने में हेल्प करती है कौन सी, आपकी मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इज द की फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, नॉट इन ड्राई फार्मिंग। इन ड्राई फार्मिंग मॉइस्चर कंजर्वेशन इज द ओनली नेसेसरी प्रैक्टिसेस। ये आपको याद रहेगा भाई कि वहां क्या है, करना जरूरी है, बट यहां तो एक चाबी है जिसके माध्यम से आप फसल के उत्पादन को संभव बना सकते हो, आप फाइनल क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसा बच्चा है कि जिसको नहीं मालूम चला भाई अभी भी। चलिएगा भाई आगे देख लीजिए एक बार, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 750 से 1150 mm इज नोन एज ड्राई लैंड फार्मिंग। समझ आया हर किसी बच्चे को? ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी, बार बार मुझे इस लाइन को बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस वही हमारे बीच का कम्युनिकेशन है, और आप उसको सुनते रहिए, जो समझ में नहीं आए वो मुझे आप बता दीजिएगा भाई। चलिए आगे, ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप ड्यूरेशन अक्यूर बट क्रॉप फेलियर आर लेस फ्रीक्वेंट। यही मैंने आपसे कहा कि ड्राई स्पेल जो 10 से 12 दिन का जो ड्राई स्पेल आएगा, जो सूखा काल आएगा, वो आना यहां भी आम बात है। कभी भी बीच में मान लीजिए बारिश में गैप आ सकता है, तो यहां ड्राई स्पेल आ गया, इसीलिए तो हमने मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की। बट जो इंपॉर्टेंट है, क्रॉप फेलियर आर लेस फ्रीक्वेंट, यानी इतना क्रॉप फेलियर नहीं आएगा कि हर साल आपकी फसल खराब हो गई। जबकि मैं यह कह सकता हूं कि ड्राई फार्मिंग में लगभग आपके हर साल क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। यहाँ क्या है, लेस फ्रीक्वेंट, कि कभी ऐसा समय आ गया कि 5-6 साल में, 8 साल में, 4 साल में, कि कभी कभार ज्यादा पर लॉन्ग ड्राई स्पेल आ गया, 25 दिन, 30 दिन, महीने भर बारिश नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा। बाकी हर बार नहीं मिलेगा कि आपको इस साल भी मिला, अगले साल भी मिला, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट होगा, जबकि ड्राई फार्मिंग में क्या बारंबार आपको क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा। यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही क्या है ड्राई फार्मिंग का, क्रॉप फेलियर। चलिए भाई आगे, These are semi-arid tract with a growing period between 75 to 120 days। यही मैंने आपसे कहा कि 75 से 120 दिन तक सोइल के अंदर क्या जो पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर अवेलेबल होता है, जो क्रॉप की इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड को पूरी करता है भाई। समझ आ गई बात? चलिए आगे, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर की फीचर फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। ये मैंने आपको एकदम डिस्क्राइब कर दिया है, किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं भाई। समझ आ गई बात? चलिएगा आगे, एडेक्वेट ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर बट्टी सोल और ब्लैक सोल। अब ये क्या माजरा है भाई
कि हम यहाँ पे किसकी बात करें, ड्रेनेज। और ड्रेनेज आप सबको पता है, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर। क्या मालूम है कि रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम फील्ड, कि जब आपके पानी जो खेत में ज्यादा पानी आ जाए तो हम उसको फसल को खराब होने से बचाने के लिए जब बाहर निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। बट यहाँ तो ये तो बारिश पे आधारित खेती है, पहले यहाँ पे पानी की कमी है, फिर भी हम यहाँ पे जो ड्रेनेज जैसी जो फैसिलिटी है वो हमें खेत को क्यों प्रोवाइड करनी है, मैं समझाता हूँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे जो जो बरसात का पैटर्न है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, वो एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। कभी आपके ज्यादा बारिश होगी, कभी कम बारिश होगी। और ये पूरे भारत भर की क्या कंडीशन है कि जो आपका जितना बारिश साल भर में जो एवरेज बारिश है उसका 75% आपको 3-4 रेनी डेज के अंदर ही आप प्राप्त कर लेते हो। क्यों, इससे क्या होगा, और रेनी डेज क्या है पहले ये सुन लीजिएगा भाई, जब एक दिन में आपकी 2.5 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो वही क्या है, रेनी डेज है। तो ऐसा क्या होगा कि 3-4 दिन ही एक तो खूब बारिश हो जाएगी, बाकी फिर एक महीने बारिश नहीं होगी। जो 3-4 दिन खूब बारिश होगी उस टाइम आपके फील्ड में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि उतने आपके खेत में क्या है, उतना आपका जो क्रॉप है वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जो सोइल है उतना जल्दी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होगी जिससे आपकी फसल खराब हो सकती है। और ये कहां क्रिएट होगी, वर्टी सोल की बात करूंगा। वर्टी सोल क्या है, ब्लैक सोइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो पानी को लंबे समय तक क्या कर सके रख सकती है, वहां पे पकड़ के रख सकती है। जबकि आप सैंडी सोइल की बात कर लीजिए, राजस्थान में चाहे आप 750 mm की बात कर रहे हैं, आप 1500 mm तक बारिश करवा लीजिए, पानी ठहरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा लेस है, एकदम तुरंत इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, और शाम को बारिश हुई सुबह तक सारा पानी गायब। जबकि ब्लैक सोइल में ऐसा नहीं है। तो अगर आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ब्लैक सोइल में फॉलो करते हो या वर्टी सोल ऑर्डर में फॉलो करते हो तो वहां आपको क्या, ड्रेनेज जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए भाई, तभी आप क्या एकदम सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे ऐसी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी किसके अंदर, ड्राई फार्मिंग के अंदर। जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग में केवल वर्टी सोल या ब्लैक सोइल ऑर्डर में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे ड्रेनेज जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है भाई, ये देखिएगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। लो टिल फार्मिंग स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाइड फॉर पर्ल मिलेट अंडर सेमी एरिड वर्टी सोल ऑफ सोलापुर एंड ग्राउंडनट अंडर सेमी एरिड एल्फी सोल ऑफ अनंतपुर। देखिएगा भाई, दो रीजन है, एक का नाम है सोलापुर, और सोलापुर आपको मालूम है कहां पे है, आपके महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में कौन सी सोइल है, आपके महाराष्ट्र में वर्टी सोल की बात कर लीजिए। वहां अगर क्या करते हो आप, पर्ल मिलेट की बात कर लीजिए, पर्ल मिलेट कर सकते हो तो वहां इजीली आप उसका क्रॉप प्रोडक्शन कर लोगे, यानी एक अच्छी फसल है, अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है। वही किसकी बात करेंगे हम, ग्राउंड नट की बात करेंगे। अनंतपुर कहां पे आपका, तमिलनाडु के अंदर, जहां पे एल्फी सोल है। एल्फी सोल किसकी है भाई, रेड सोइल की बात कर लीजिए। जो रेड सोइल है वो किससे बिलोंग करती है, एल्फी सोल ऑर्डर से। तो वहां भी क्या है, इनफिल्ट्रेट रेट ज्यादा होती है, बट इतनी नहीं होती जितनी आपकी किसके अंदर होती है, आपकी सैंडी सोइल में होती है। तो वहां आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड नट लगा सकते हो। ये क्या है, कुछ आइडेंटिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न है जो एकदम क्या सही साबित होते हैं किसी भी किसान के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। चले आगे की ओर, चलिए भाई रेनफेड फार्मिंग की ओर चलिए। ये देखिएगा, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या है, ये आपकी क्या उस क्षेत्र के अंदर या उस रीजन में हम फॉलो करते हैं जहां पे एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका 1150 mm से ज्यादा होता है। जब किसी भी क्षेत्र में 1150 mm से ज्यादा बारिश होगी तो उस क्षेत्र को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, रेनफेड फार्मिंग के अंदर। अब इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, ड्रेनेज। यहां चाहे आपकी किसी भी प्रकार की सोइल हो, यहां पे ड्रेनेज फैसिलिटी का होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में बारिश होगी। यहाँ कभी भी सोइल को कभी भी सोइल में मॉइस्चर की कमी नहीं होगी, या कभी भी किसी भी फसल में ड्राउट स्ट्रेस आने का चांस ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी मात्रा में बारिश होगी जिसके चलते यहाँ पे फसल उत्पादन संभव हो पाता है। बट यहाँ पे वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, यानी ज्यादा पानी आपके खेतों में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी का होना अति आवश्यक है। समझ में आ गई भाई बात। चलिएगा, नो सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। यही मैंने आपसे कहा, यहाँ किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं देखने को मिलता है, यानी फसल को पानी की कमी नहीं होती है। जितनी इवेपो ट्रांसपिरेशनल नीड है वो एकदम परिपूर्ण हो जाती है भाई। चलिएगा आगे, एम्फेसिस इज ऑफन ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सेज वाटर। यही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक्सेज वाटर की बात कर लीजिए, कि यहाँ ज्यादा पानी होगा उसको बाहर निकालना प्रॉब्लम है, पानी की कमी है वो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। जबकि बाकी जो दोनों थी उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, यानी कम पानी है। तो समझ आ गई है बात आपको। चलिएगा, पर तीनों ही क्या है, वर्षा आधारित है, पर तीनों में ही क्या है, एक में पानी कम है, एक में पानी बहुत ज्यादा है भाई। चलिए आगे, ह्यूमिड रीजन विद ग्रोइंग पीरियड मोर देन 120 डेज।
यानी 120 दिन से भी ज्यादा यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगा आपके सोइल के अंदर, यानी मैं कह सकता हूं हम यहाँ पे डबल क्रॉपिंग भी फॉलो कर सकते हैं। एक फसल हमारी 100 से 120 दिन की होती है, या तो 120 दिन से भी ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है, तो सीधा सीधा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है कि डबल क्रॉपिंग है, वो भी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं भाई, याद रहेगा। इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। चलिए भाई, समझ आया। अगली बात क्या है, ड्रेनेज इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन रेनफेड एरियाज। यही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जबकि ड्राई फार्मिंग में क्या है, वहां पे मॉइस्ट यानी ड्राउट स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वहां क्या होता है, पानी की कमी है, यहाँ पानी ज्यादा है। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। कोई ऐसा बच्चा है कि भाई मुझे नहीं पता चला सर, अभी भी मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आया है, तो वो मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा भाई। चलिए हम आगे, अब हम इनमें डिफरेंस की बात करेंगे। चलिएगा भाई, डिफरेंस देखेंगे हम ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग के अंदर। हमने यहां ड्राई फार्मिंग में डिफरेंस क्यों नहीं देखा, यह सवाल किसी के दिमाग में आया? ड्राई फार्मिंग आपकी क्या है, लगभग सिमिलियर प्रैक्टिसेज है, किसके कंपैरिजन में, ड्राईलैंड फार्मिंग के कंपैरिजन। इन दोनों की कंडीशन आपकी लगभग सेम रहती है, इसीलिए हमने इसका जो कंपैरिजन किया है रेनफेड फार्मिंग के साथ किया है। देखिए एक बार आप, यहां आपकी क्या है, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे। और एनुअल रेनफॉल जो ड्राईलैंड फार्मिंग में होगा वो कितना होगा, लेस देन 800 mm। यानी ड्राई फार्मिंग में 750 से कम, ड्राईलैंड में 750 से 1150। इनका एवरेज जो हम लेते हैं लगभग 800 से कम और 800 से ज्यादा। तो समझ आ गई आपकी। ड्राईलैंड फार्मिंग हम ऐसे एरियाज में फॉलो करते हैं जहां आपका क्या है, 800 mm से कम बारिश होती है, और रेनफेड फार्मिंग कहां, जहां 800 mm से ज्यादा बारिश होती है। समझ आ गया। दूसरी बात क्या है, मॉइस्चर की बात करेंगे। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स की बात कर लीजिए, यानी यहां हमेशा मॉइस्चर शॉर्टेज होगा, यानी यहां हमेशा वाटर डेफिसिट साइड में होगा, फसल हमेशा सूखे से जूझती रहेगी। बट ऐसा यहां कोई मामला नहीं है, यहां एडिक्वेट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी। पीटी इज लेस देन पी, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? पीटी का मतलब यहां पे क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। पीटी का मतलब क्या है, लिख लीजिएगा भाई, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ऐसे वर्ड्स है वो आप नोट कर लिया करो भाई, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया ईटी का मतलब। तो यहां पी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन। पी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन की बात करें। जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ही होता है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि सर प्रेसिपिटेशन क्या है, ये बरसात को ही इंडिकेट करता है। तो सर ये क्या मामला है कि पीटी मोर देन पी, ये मैं समझा देता हूं। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से मेरा क्या मतलब है, ये मान लीजिए, समझिए एक बार थोड़ा सा और मैं समय लूंगा आपका। ये खेत है, चलिए भाई पेन दूसरा ले लेते हैं एक बार। चलिए ये क्या है, ये कोई खेत है या किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए। यहां पे भरपूर मात्रा में पानी की सुविधा है। क्या है, यहां पे भरपूर मात्रा में पानी की सुविधा है, यानी कोई कमी नहीं है वाटर की। एकदम ग्रीन ग्रासेज है, जो सबसे ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन कर सके, जो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कर सके, वो क्या है, यहाँ पे ग्रासेज है। पानी की पूरी सुविधा है, एकदम हाई टेम्परेचर है, क्योंकि बिना हाई टेम्परेचर के जो आपका इवेपोट्रांसपिरेशन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। तो चीजें समझ आ गई, वाटर अवेलेबिलिटी है, ग्रीन ग्रासेज है और हाई टेम्परेचर है। ऐसी परिस्थितियों में इस फील्ड से कितना ज्यादा पानी इवापोरेट हो पाता है या कितना ज्यादा ट्रांसपायर हो पाता है, वही क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। कि हमने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप जितना पानी उड़ा सकते हो फसलों से, जमीन से उड़ा दो, जितना इवापोरेशन कर सकते हो उतना कर दो, जितना ट्रांसपिरेशन कर सकते हो उतना कर दो। अब कितना पानी पूरे दिन भर के अंदर आपका ट्रांसपायर या इवापोरेट हो जाता है, वही क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। यानी अपनी पूरी ताकत के साथ जितना ईटी में वाटर लॉस होता है, वही क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब हमने इसका कंपैरिजन प्रेसिपिटेशन से क्यों किया? अब जैसलमेर की ये बात कर लीजिए, यहां कंडीशन कैसी है। अब जैसलमेर की बात कर लीजिए, जैसलमेर की बात कर लीजिए। जैसलमेर में कंडीशन कैसी है, एकदम कम बारिश है, यानी प्रेसिपिटेशन कम है। और बारिश भी कितनी, आप जैसे मान लीजिए 100 mm की बारिश की बात कर लीजिए। कितनी mm बारिश है, 100 mm बारिश है। बट यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है, बरसात बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं कह दूं यहां, अगर मैं ग्रीन ग्रास लगा दूं, अगर मैं यहां पे सारा एकदम पानी प्रोवाइड कर दूं, तो यहां जो 100 mm बारिश हो रही है उससे ज्यादा तो यहां इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाएगा। यानी 100 mm बारिश हुई, इससे ज्यादा 200 mm तो यहां क्या हो जाएगा, इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो यही क्या है कि यहां पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन।
बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 100 mm बारिश हो रही है और यहाँ 200 mm इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाए, क्योंकि जब बारिश ही 100 mm हुई है तो 200 mm कैसे इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाएगा? ये एक आकलन है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हम यहाँ पे दे दे, इस एरिया के अंदर हम फसल लगा दे, यहाँ हम बहुत सारा पानी दे दे, जो मर्दा है उसको हम पूरी तरीके से पानी से गीला करके रखे, तो यहाँ 100 mm से ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ये एक ऐसा आकलन है। तो तब मैं कहता हूं कि यहाँ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की जो ताकत है वो प्रेसिपिटेशन से भी ज्यादा है, कि जितनी बारिश नहीं होती उससे ज्यादा यहाँ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है। इसीलिए हमने क्या कह दिया कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गई बात? अब ऐसा कोई बच्चा है कि नहीं सर मेरे बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ी है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है, तो मैं और भी तरीके से समझा दूंगा भाई। चलिएगा आगे, ठीक है। यहां क्या है? पीटी इज लेस देन पी, यानी बारिश यहां इतनी ज्यादा मात्रा में है कि कितनी धूप आ जाए, कितनी आपकी अच्छी फसलें हो, कितनी आपकी मृदा को आप भिगो के रख लो, फिर भी आपका यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कभी भी प्रेसिपिटेशन को क्रॉस नहीं करेगा, यानी बारिश हमेशा ज्यादा वाले मात्रा में रहेगी, यानी जो पलटा है वो हमेशा बारिश का ज्यादा भारी रहेगा। किसके कंपेरिजन में? पीटी के कंपेरिजन में। अगर बारिश आपकी 5 लीटर पड़ी है तो यहां से आपका 3 लीटर इवापोरेट हो पाएगा, तबकि इसमें क्या है? इसमें अगर बारिश 5 लीटर आई तो 8 लीटर तक इवापोरेट होने की कैपेसिटी रखता है। मैंने लीटर में इसलिए बता दिया, इजीली समझ में आएगा, बाकी आप एमएम की बात कर लीजिए बोलिए। चले भाई आगे, चलो। लेंथ ऑफ ग्रोविंग सीजन, और ग्रोविंग सीजन में बार बार समझा चुका हूं, डेज के अंदर कंसीडर करते हैं। ग्रोविंग सीजन क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया भाई। लेस देन 200 डेज, मोर देन 200 डेज, समझ में आया? चलिएगा भाई आगे। क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लीजिए, सिंगल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग, क्योंकि यहां बारिश इतनी कम मात्रा में है कि डबल क्रॉपिंग को कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? सपोर्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा सिंगल क्रॉपिंग को ही सपोर्ट कर पाएगा। अगर आपने एक फसल ले ली, दूसरी फसल आपने लगा भी दी, तो उसमें क्रॉप फेलियर आना एकदम संभव है और आएगा ही। जबकि यहाँ क्या है? यहाँ आप इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोर देन 200 डेज ग्रोविंग डेज होंगे, यानी आराम से अगर आपकी दोनों फसलें आपकी 100 दिन या 110 दिन की भी है तो आराम से 210 दिन तक सपोर्ट कर देगा, बट ये नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई भाई? चलिएगा आगे। ग्रोविंग सीजन की बात कर ली, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात कर ली। दूसरा, अपलैंड्स ऑफ सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन। यहाँ सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन नहीं है अकेले, यहाँ क्या अपलैंड्स की बात कर रहा हूं मैं। कोई ये मत सोच लेना भाई कि यहाँ पे ह्यूमिड और सर ने सब ह्यूमिड रीजन भी बता दिया। अपलैंड्स, एक तो लो लैंड होता है, एक अपलैंड होता है, और आपने हमेशा पढ़ा होगा राइस लो लैंड जैसी कंडीशंस में ज्यादा कर पाते हैं हम, जहां खूब ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जहां वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, मृदा आपकी मोस्टली वट्टी सोल, ब्लैक सोइल देखने को मिलती है। जो खेत क्या, जो अन्य खेत होते हैं उनसे नीचे की परिस्थितियों में होते हैं। हमेशा वो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कंसिडर करेंगे तब हम लो लैंड और अपलैंड्स की बात करेंगे। चलिएगा भाई आगे। ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन, यहाँ क्या होगी? ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन, यानी अच्छा खासा मॉइस्चर अवेलेबल होगा, टेम्परेचर कम होगा। ऐसी परिस्थितियों में आपकी कौन सी? रेनफेड फार्मिंग को कंसिडर करते हैं। चलिएगा भाई। मेजर कंस्ट्रेंट क्या है? विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। और यहाँ क्या होगा? मेनली वाटर इरोजन। ये क्या मामला है सर? एक में दोनों, एक में एक, वही है रेनी डेज वाला। विंड इरोजन तो समझ में आई हो रहा होगा, कम बारिश है, कम बारिश है तो हमेशा मृदा आपकी कैसी रहेगी? सूखी रहेगी, यानी सोइल के पार्टिकल एक दूसरे से डिटेच्ड कंडीशन में रहेंगे। और आप सभी जानते हो सोइल इरोजन क्या है? डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, इन 3 स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन बोलते हैं। तो हमेशा यहाँ डिटेच कंडीशन में रहेगा, जब भी हवा चलेगी ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट करके जाके किसी अन्य प्लेस के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या है? यहाँ हमेशा वाटर अवेलेबिलिटी होगी, जिससे जो सोइल के एक दूसरे के पार्टिकल है वो हमेशा बॉन्ड के साथ चिपके रहेंगे और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या एक दूसरे से डिटेच नहीं होंगे। डिटेच नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो डिपोजिशन कहाँ होगा? समझ में आ गई बात? तो यहाँ केवल वाटर इरोजन प्रॉब्लम है। या वाटर इरोजन भी क्यों प्रॉब्लम है? कभी रेनी डेज हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अब जो ऊपर की जो सोइल की सीट थी वो बह के चली गई, गली इरोजन हो गया, रील इरोजन हो गया। तो यह समस्या ही समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसी परिस्थितियों में भी हम खेती करते हैं, वही क्या है? आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग है। समझ में आ गया भाई? इरिगेशन की बात कर लीजिए। नो इरिगेशन, रेनफॉल इज इनसफिशिएंट। इरिगेशन का कोई सोर्स है ही नहीं, अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं, इरिगेशन सोर्सेज कोई नहर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई कैनाल नहीं है, कोई इरिगेशन सोर्स नहीं है। इनसफिशिएंट मॉइस्चर। यहाँ पे क्या है? नो इरिगेशन, रेनफॉल इज सफिशिएंट। इरिगेशन तो यहाँ भी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कर दिया कि दोनों ही क्या करती है? एक्सक्लूड करती है इरिगेशन को। बट यहाँ पे क्या है? बरसात अच्छी खासी है। दो अंतर और बता देता हूं मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली। यहां हमेशा जो ध्यान रहता है रेनफेड फार्मिंग में, वो हमेशा मैक्सिमम यील्ड की ओर रहता है। यहां फार्मर क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या यील्ड लेनी है, क्योंकि पानी की कोई स्ट्रेस तो है ही नहीं फसल को। यहां का फार्मर क्या सोचता है? सस्टेनेबल यील्ड, मेरा गुजारा हो जाए।
यानी मेरी फसल बर्बाद नहीं हो जाए ताकि मुझे अपने खाने पीने के लिए जूझना पड़े, नहीं। फार्मर सोचता है यहाँ सस्टेनेबल यील्ड, कि हाँ मेरे घर की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी मुझे जरूरत है, पिछली बार 10 क्विंटल होता हुआ प्ले मेरे तो 10 क्विंटल ही हो जाए, बट यहाँ का 10 क्विंटल की नहीं सोचता, यहाँ सोचता है पिछली बार 10 तो अब की बार 12 हो जाए, 13 हो जाए। तो समझ गया, मैक्सिमम यील्ड पे फोकस करेगा, सस्टेनेबल यील्ड पे फोकस करेगा। या जो फर्टिलाइजर्स के इनपुट है वो मैक्सिमम यूज होंगे क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, यानी कोई भी फर्टिलाइजर जिसको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि यहाँ इतने ज्यादा फर्टिलाइजर इनपुट नहीं लगा सकते। तो समझ में आ गया भाई, डिफरेंस क्लियर हो गए सारे। चलो मैं आगे चलिएगा भाई, आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा भाई, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं अभी इतनी प्रोसेस है सारी, हमने 3 टाइप पढ़े, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ी, इतिहास किसी चीज का जानना बहुत जरूरी है। और चीज इतिहास जानने का मजा तब आता है तब उस आदमी के बारे में या उस चीज के बारे में जानते हैं। तो अब हम इतिहास की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पहले नहीं था, क्या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अभी 100-200 सालों में आया, 300 सालों में आया? क्या पहले राजस्थान में बहुत सारी नदियां थी, क्या नहरें थी, कि राजस्थान एकदम रेगिस्तान नहीं था? ऐसी परिस्थितियां थी? नहीं, ऐसी परिस्थितियां थी। आज 500 साल पहले की बात कर लीजिए आप, एकदम सूखा रेगिस्तान था, वही बाजरे की फसलें हो रही थी। बट इतिहास कब बनता है? तब हमें उसके एविडेंस मिलते हैं। बाकी जिसके एविडेंस नहीं मिले वो क्या है? मिस्ट्री है, रहस्य है। तो पहले बार किन लोगों का ध्यान गया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की ओर कि उन्होंने विद एविडेंस इसको लिखना स्टार्ट कर दिया? तो आपको मालूम है, जागता पहले हमेशा अमेरिका जैसे देश, एडवांस जो कंट्री जो वो हमेशा जाग जाती है समय के साथ। तो सबसे पहले यूएसए के अंदर की मैं बात करूं तो 1850 के अंदर इसके ऊपर ध्यान गया। वहां के लोकल लोग थे, यहाँ के जो लोकल लोग रहते थे वो मजबूर हो गए एकदम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करने के लिए 1850 में। बट जो ये अप्रोच थी वहां के लोकल फार्मर्स की थी, इसमें कोई साइंटिफिक अटेंशन नहीं था, कोई वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं था। बट 1863 में वहां पे साइंटिफिक अटेंशन आया। किसकी बात कर लीजिए, बट 1863 में साइंटिफिक अटेंशन आया। और साइंटिफिक अटेंशन कैसे आया, ज्यादा जानना यह जरूरी है। अब वहां पे एक शहर पड़ता है यूटा। क्या पड़ता है? यहां पे एक शहर पड़ता है यूटा की बात कर लीजिए आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात कर लीजिए। ये मान लीजिए ये कोई शहर है, क्या है? ये कोई शहर है, इस शहर का नाम क्या है? यूटा की बात कर लीजिए। अब इसके आसपास में क्या है? ये खेत खलियान की बात कर लीजिए आप। किसकी बात कर लीजिए? खेत खलियान की बात कर लीजिए। खेत खलियान है, ठीक है भाई। अब यूटा में क्या हुआ, कुछ इमिग्रेंट्स या कुछ प्रवासी आए, यानी कुछ लोग आके यहां पे बस गए भाई। यहां से एक नदी बहती है, जो शहर है, इस शहर के पास एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है मलाड क्रीक। नदी का नाम क्या है? मलाड क्रीक भाई। इस नदी का जो पानी है वो कैसा है? सेलाइन वाटर है। नदी का पानी कैसा है? एकदम सेलाइन है भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये मलाड नदी का पानी था वो अपने खेतों में डाल दिया। क्या कर दी इन्होंने? इरिगेशन कर दी। किसके साथ? मलाड नदी के पानी के साथ इरिगेशन कर दी अपने खेतों की। इससे क्या हुआ, सारी फसलें खराब हो गई। और खराब होने का रीजन क्या था? सेलाइन वाटर। इससे वहां के फार्मर हताश हो गए, और हताश होकर इन्होंने क्या कर दिया, जो गेहूं की खेती थी इन्होंने बिना किसी इरिगेशन के करना शुरू कर दी। और वहीं से आज तक प्रथा बन गई कि वहां जो भी गेहूं की खेती होती है वो बिना इरिगेशन की होती है। तभी साइंटिस्ट का ध्यान गया कि ऐसा कैसे। जब उन्होंने जानने की कोशिश करी तो धीरे 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 जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो अपने आज वास्तविक स्वरूप में आ गई। बट मेरा ये उद्देश्य इसको बताने से ये था कि इसके रूट कहां से है, इसकी जड़ कहां से है। बाकी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो इंडियन हिस्ट्री है। और इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि जब 18वीं शताब्दी के अंदर भारत बार बार अकाल का सामना कर रहा था, तब भारत को ये प्रयास करने चाहिए थे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को लेके, बट भारत ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। अब ये दुर्भाग्य मान लीजिए कि हमारा देश जब भी जागा समय के बाद में जागा। फिर 1880 के अंदर फेमाइन कमीशन बना दिया गया, और फेमाइन कमीशन ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को स्टेबलाइज किया जा सके या उसको इंक्रीज किया जा सके। ऐसा कोई काम उसने नहीं किया। बट देर आए दुरुस्त आए, 1923 में पहले बार साइंटिफिक अप्रोच आई। तब अगर मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करूं, देखो तब आज का भारत तब नहीं था, तब बॉम्बे अलग था, हैदराबाद अलग था, राजस्थान में 19 रियासतें थी, एक बहुत बड़े भागों में बटा हुआ भारत था पहले। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर वहां के एग्रीकल्चर डायरेक्टर थे डॉक्टर एच मान, और वहां के एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सीए मेहता। इन लोगों ने क्या किया, एक रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया मंजरी पुणे के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी सौंप दी वीए थमने को कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे काम करना है।
तो हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। बाकी चलिएगा भाई आगे। फर्स्ट फेमाइन कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980, ये बात मैंने आपको बता दी है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट कोई बात है याद रखने की तो वो क्या है आपका, वो इसकी बात कर लीजिए 1980 की। 1980 आपको याद होना चाहिए भाई। कोई ऐसा बच्चा है जिसको 1980 नहीं याद है तो वो याद कर ले। चलिएगा आगे। The first systematic scientific approach to addressing the problem of dryland agriculture was adopted in मंजरी पुणे in 1923। समझ में आ गया। ये बात मैंने आपसे पहले डिस्क्राइब कर दी कि 1923 में किसको दे दिया गया, वीए थमने को जिम्मेदारी दे दी गई। बाद में इन्होंने अपना काम 3 साल बाद 1926 में किसको सौंप दिया, इन्होंने अपना काम एनवी कन्नितकर को सौंप दिया भाई। ये बात याद रखिएगा, किसको सौंप दिया, एनवी कन्नितकर को सौंप दिया। कब, 1926 के अंदर। 23 में जिम्मेदारी दी, 1926 में किसको सौंप दिया, एनवी कन्नितकर को सौंप दिया। चलिएगा भाई। तो अब बात एक तो ये याद रखनी कि ड्राई फार्मिंग स्टेशन एट मंजरी पुणे कब आया, 1923 के अंदर आया। फिर बाद में 5 ऐसे सेंटर और आए जिनका कार्यकाल 10 साल रखा गया कि 10 साल में हम यहाँ काम करेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज का विकास करेंगे जो इस एरिया के लिए सूटेबल हो। तो फिर आपका 1933 की बात कर लीजिए, ड्राई फार्मिंग स्टेशन एट सोलापुर एंड बीजापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 2 सेंटर और लगाए गए, एक सोलापुर में, दूसरा बीजापुर के अंदर। 1934 के अंदर फिर 2 रिसर्च स्टेशन लगाए गए। वो कहां लगाए गए, कर्नाटका के अंदर, एक आपका रायचूर में लगाया गया और दूसरा आपका हगरी के अंदर लगाया गया। ये दोनों बातें भी आपको याद होनी चाहिए। तीसरा जो लगाया गया बाद में, जो 5वां है, वो आपके नॉर्थ इंडिया में लगाया गया, रोहतक हरियाणा के अंदर। कब, 1935 के अंदर। और इनका कार्यकाल 1933 से 1943-44 तक रखा गया। तो अब 10 साल में जो जो काम करेगा उन्हीं के आधार पर हम ऐसे प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट करेंगे जो इस एरिया के फार्मर्स को अपनानी चाहिए। वो मैं प्रैक्टिस आपको बता देता हूं कि किस तरीके की है। सुनिए मेरी बात। एक क्या है, मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया बाय कन्नितकर इन 1944। देखिए भाई, मोनोग्राफ से मेरा क्या मतलब है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे राजस्थान की सिमिलरिटी नहीं है किसके साथ, आंध्रा के साथ, मद्रास के साथ, बॉम्बे के साथ। तो जो प्रैक्टिसेज वहां एडॉप्ट करनी चाहिए वो प्रैक्टिसेज आप जैसलमेर में एडॉप्ट नहीं कर सकते। यहाँ के लिए एक नई रणनीति, नया प्लान चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। वहां के लिए नई रणनीति, नया प्लान चाहिए। तो इन्होंने इस चीज से ये एकदम वैसे परेशान हो गए कि ना इतना काम करना पॉसिबल नहीं है, एक जैसा काम नहीं चलेगा यहाँ। तो इन्होंने एक मोनोग्राफ डेवलप किया वो 1944 के अंदर, और उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेज को अलग अलग नाम दिया, जैसे मद्रास ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेज, हैदराबाद ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेज या बॉम्बे ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेज। प्रैक्टिसेज क्या थी ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिसेज क्या थी, एक तो क्या, कंटूर बंडिंग। एक तो क्या है, अगर मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है तो कंटूर बंडिंग की बात करें कि जो अच्छी खासी बारिश आई है उसको हमें क्या, सेव करके रखना है, हमें उसको व्यर्थ नहीं होने देना है। तो इसलिए हमें कंटूर बंड बनाना है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, बाकी मैं आगे जाके इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है। दूसरी क्या थी, जो ब्लैक सोइल है वहां पे रिपीटेड हेरोविंग करनी है। क्या करनी है, रिपीटेड हेरोविंग। और रिपीटेड हेरोविंग से मेरा क्या मतलब है कि ब्लैक सोइल में अगर आप बार बार हेरोविंग करोगे, रिपीटेड हेरोविंग, तो इससे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी, परकोलेशन बढ़ेगा और वाटर सोइल के अंदर रिटेन रहेगा। वरना तो ऊपर सरफेस के ऊपर क्या होगा, वाटर एकदम एक्यूमुलेट रहेगा और आपकी फसलों को भी खराब कर देगा, या हमें उसका ड्रेनेज करना पड़ेगा, जल निकासी करनी पड़ेगी। तो समझ में आ गई बात। दूसरा हम क्या ऐड कर देंगे, हमें मेन्योर ऐड करना चाहिए, जो क्या करेंगे, फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे भाई। एड मेन्योर की बात कर लीजिए या FIM की बात कर लीजिए, एड मेन्योर की बात कर लीजिए। समझ में आया भाई बात। तो ये सारी प्रैक्टिसेज क्या थी, वो 10 साल के कार्यकाल के दौरान डेवलप की गई और ये आप सभी को समझ आ गई। चले भाई आगे, चलिए आ जाइए। इतनी बात हो गई हमारी, रोहतक तक, कन्नितकर तक बात हो गई। इस्टेब्लिश ऑफ 8 सोइल कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन बाय ICR के द्वारा क्या, ऐसे आपके 8 सोइल कंजर्वेशन स्टेशन खोले गए। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, इसके पहले मैं इसके बोर्ड की बात करूं, जो सोइल कंजर्वेशन बोर्ड है वो कब आया आपका, 1953 के अंदर। एक साल बाद में क्या, ये 8 स्टेशन लेके आए। और जो पहला स्टेशन एक कहाँ आया आपका, देहरादून में आया। देहरादून के बाद में आपका दूसरा कहाँ, चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, वसाद की बात कर लीजिए, उटुकामुंड की बात कर लीजिए, बेलारी और हैदराबाद एंड कोटा इन 1954 की बात कर लीजिए। ये 8 स्टेशन अलग अलग राज्य के अंदर लाए गए और इनका जो फोकस था, उद्देश्य था, वो था कि सोइल को कैसे कंजर्व करना है, सोइल को कैसे डिग्रेड होने से बचाना है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि 1954 में 8 सोइल कंजर्वेशन स्टेशन लाए गए या सोइल कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन लाए गए। ये आपको याद होना चाहिए, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। चलो भाई मैं आगे, चलिए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कब आया, ये आपका 1970 के अंदर आया।
कि जो क्या था कि हमें जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है हमें इसका होल डेवलपमेंट करना है, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच थी जिसके माध्यम से हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के जो रीजन्स है हम उनका विकास कर सके। और इसी के साथ क्या 23 सेंटर नए खोले गए भाई, याद रहेगा आपको। किसकी बात कर लीजिए जरा, 23 रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश अंडर AICRPDA की बात कर लीजिए इन 1970। तो ये बातें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो मैं आगे चलूं, चले भाई चलिएगा आगे आ जाइए। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन इन राजस्थान, काजरी, जोधपुर एंड उदयपुर की बात कर लीजिए। काजरी आपका कहां है, जोधपुर के अंदर, सभी को मालूम है 1959 के अंदर खोला गया। ये क्या थे, ये 2 ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन थे जो राजस्थान में काम कर रहे हैं भाई, बात क्लियर है आपकी, चलिएगा भाई। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी एट जोधपुर 1959, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, हर कोई बच्चा जानता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी मैं एकरी सेट की बात कर रहा हूं, जो हैदराबाद में 1972 के अंदर आया। इन सब के प्रयास या इन सब का टारगेट एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो समझ में आ गया, बस याद करना, इसकी एक तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, किससे रिलेटेड था, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ईयर क्या है लॉन्च की, 1972 की बात कर लीजिए। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये कब आपके 1972-73 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और आपको याद होना चाहिए तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, दूसरा ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए भाई 1976 ड्राईलैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, 1976 में आपका क्या आया, ड्राईलैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी इनको क्या करना था, रिसर्च करना था किसी भी एरिया के अंदर, एकदम सारे फैक्टर्स को साथ में लेके हमें 1 साल 2 साल 3 साल जो भी काम करना है एकदम इंटीग्रेटेड होकर काम करना है, सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लेके काम करना है। याद रहेगा भाई कि जो ORP कब चलाया गया, ये 1976 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, इकार्डा की मैं बात कर रहा हूं, जो कहां है, लेबनान के अंदर है। और ये क्या है, इंडियन ऑफिस इसका क्या है, पूसा न्यू दिल्ली के अंदर, जो कब आया 1977 के अंदर। याद रहना चाहिए, इंडिया वाला भी नहीं याद हो तो लेबनान तो याद रखना भाई, इकार्डा कहां है आपके, लेबनान के अंदर। चलिएगा आगे। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 77-78 पहले मैं बता चुका, दोनों प्रोग्राम की बात कर लीजिए, ये पूरे डेजर्ट या ड्राउट के लिए ही काम कर रहे हैं भाई, याद रहना चाहिए। इसका जो मेन जो उद्देश्य है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो क्या, डेजर्ट को रोकना है, जो आज का जो बढ़ता डेजर्ट है, जो एकदम रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है नॉर्थ की ओर, उसको कम करना है, बस यही इसका मेन उद्देश्य है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी की बात कर लीजिए, ये कब आया, 1983, क्योंकि एग्रोमेट्रोलॉजी है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके बिना आपके ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी किस पे डिपेंडेंट है, केवल एग्रो मेट्रोलॉजी के ऊपर। कब आया, 1983 के अंदर। वहीं मैं अगर क्रीडा की बात करूं तो क्रीडा कब आया, 1985 के अंदर। और क्रीडा क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कहां है, कहां स्थित है, आपके हैदराबाद के अंदर। कब आया, 1985 के अंदर। जितने यहां मैं इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा सबका टारगेट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को लेकर है, तो समझ में आया। तो बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आपके याद करने की चीजें हैं। 1985 आपको याद ही करना पड़ेगा। परिस्थितियां मैंने बता दी क्यों आया, इसलिए आपको याद होना चाहिए। 1923 के बाद में भारत जागा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके पहले कोई इंस्टीट्यूट नहीं आ सकता, सारे इंस्टीट्यूट उसके बाद ही आएंगे। तो कुछ बातें कॉमन सेंस की है जो आपको खुद से समझनी है। अब इसकी क्या फुल फॉर्म है सर, ये जरूर, हाँ ये मैं आपको बता दूंगा भाई, क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत होगी और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत हो। न्यू इसकी बात कर लीजिए, क्या है, नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, जो आपकी रेनफेड एग्रीकल्चर है उसके लिए आपका क्या है, ये आपका न्यू वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए किसी बच्चे को भी। ये सबसे पहले 1986 में लॉन्च किया गया था, बट तब क्या थे, केवल 15 स्टेट रखे गए थे। बट बाद में जब 1990-91 में आया, तब इसे 25 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया गया। तो आपको कुछ भी मिले कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 90-91 भी आए तो आपको वहीं टिक मारना है, अगर 1986 नहीं मिले तो 90-91 पे आप टिक मार दीजिएगा भाई। चलिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये कब 1987 में आया ICR के द्वारा। किसकी बात करेंगे, हमें नार्प की बात करें भाई, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सारे को सपोर्ट करता है भाई, ये अकेले ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, जो एग्रीकल्चर के जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी पहलू है, उन सब के लिए काम करता है आपका। तो याद रहेंगी चीजें। चलिए आगे, अब हम देख लेते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी हमारा लेक्चर यही खत्म होता है भाई। देख लीजिएगा एक बार लास्ट पेज आपका, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमारे लिए, इसका कारण क्या है, ये मैं बात आपसे कर लेता हूं। देखिएगा भाई, अबाउट 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन लिव्स इन ड्राई फार्मिंग एरियाज एंड देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन सक्सेस ऑफ द क्रॉप। कि भारत में जितने फार्मर है, इन फार्मर की जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो 70% समुदाय आपका उन गांवों में रहता है जहां आपकी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज फॉलो होती है, या ऐसे रीजन है जो क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं।
तो इसकी वजह से भी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि 70 लोगों का पेट भरता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की वजह से। और जितने भी आज रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, सारे किस लिए कर रहे हैं कि जो हमारी जनता है उसको हम फूड सप्लाई कर सके, जो फूड का जो स्ट्रेस है वो कभी देश के अंदर ना आए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे बच्चों के लिए खाना कम पड़ जाए, तो वही मामला है, इसीलिए हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं भाई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, उसका क्या 68% है। किसकी बात कर लीजिए, जो कल्टीवेटेड लैंड है उसका कितना 68% कौन है हमारा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। वही 42% क्या करता है, आपका फूड प्रोडक्शन करता है। 44% लिखा है, पर डेटाओं का याद रखिए सकता है 44 डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस सोर्स से डेटा उठाता है, बट दोनों मैंने आपको कंसीडर कर दिए हैं कि जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका 42% कहां से आता है, हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से आता है। और 68% क्या है टोटल कल्टीवेटेड एरिया का, कौन फॉलो करता है, किसके अंडर आता है, आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। समझ आ गई बात, चलिएगा भाई आगे चलते हैं। बट अगर मैं नेट सोवन एरिया की बात करूं, नेट सोवन एरिया कंट्री का कितना है 139.9, बट आप 140 मान के चलिए, याद कर आसानी होगी। की बात कर लीजिए, इसका जो 55% है वो भी किसके अंडर आता है, आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। याद रहेगा भाई, इसका 55% किसके अंदर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर, किसका, नेट सोवन एरिया का, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे, पल्सेज लाइक पिजन पे की बात कर लीजिए, ग्राम की बात कर लीजिए, लेंटिल, ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, रेप सीड, ये जो सारी फसलें हैं इनका जो मैक्सिमम पार्ट प्रोड्यूस करता है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए। हम परसेंटेज बेसिस पे बात करेंगे कि ऑयल सीड है उसका टोटल प्रोडक्शन में से कितना प्रोडक्शन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करता है, कॉटन का कितना, जैसे 65% की बात कर लीजिए। हम पल्सेज की बात करेंगे, देखिएगा भाई एक बार, ड्राई लैंड फार्मिंग प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इंडियाज मेज, कि इंडिया में जितना मेज का प्रोडक्शन हुआ, कि इंडिया में जैसे 100 क्विंटल मेज हुआ तो उसका 80 क्विंटल कहां से आएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से। वही अगर 100% में से 90% बाजरा का कहां पे है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। यानी कोर्स सीरियल का तो लगभग 100% कहां से प्रोड्यूस होता है, आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से। चलिएगा भाई, नियरली 95% ऑफ इट्स पल्सेज की बात कर लीजिए, पर आजकल डेटा 90 आने लगा है भाई, थोड़ा घट गया है डेटा, तो 90% तक की बात कर लीजिए आप। एंड 75% इट्स ऑयल सीड की बात कर लीजिए, 70% ऑफ कॉटन प्रोडक्शन की बात कर लीजिए। कॉटन में भी मैं आपको डेटा बता देता हूँ, 65 कर लीजिएगा भाई, कितना कर लीजिए आप, 65% कर लीजिए। कॉटन में लगभग जो 65% जो प्रोडक्शन है वो किससे आता है, आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से आता है। ये बात क्लियर है किसी भी बच्चे की? बाकी ये चीजें याद करनी है, नोट्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ आप लिखने की दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो रोक के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे, 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राई लैंड यील्ड इक्वल टू 1 हेक्टेयर ऑफ इरिगेटेड लैंड। एक प्रॉब्लम यहाँ जो सबसे बड़ी, इसी का हम सॉल्यूशन करने में लगे हैं कि इसके यील्ड को बढ़ाया जा सके, कि जितना प्रोडक्शन आप 1 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड में लेते हो, मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, पर इसमें मेरे पास क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं यहां अच्छा खासा प्रोडक्शन लेता हूं, मैं यहां अच्छा खासा प्रोडक्शन लेता हूं, बट यहां मेरे पास क्या है, जब मेरे पास 3 हेक्टेयर लैंड होगा और यहां मेरे पास कोई इरिगेशन सोर्स नहीं है, तब मैं जाके क्या कर पाऊंगा, इसके एकदम सिमिलर प्रोडक्शन ले पाऊंगा। इसके लिए जो सिमिलर प्रोडक्शन के लिए कितनी जमीन चाहिए, मुझे 3 हेक्टेयर जमीन चाहिए। तो ये भी आप याद रखना कि 1 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, 3 हेक्टेयर ड्राई लैंड के इक्वल होगा भाई, याद रहेगी बातें। चलिएगा भाई, द पर कैपिटा लैंड अवेबिलिटी विच वॉज 0.28 हेक्टेयर इन 1990। 1990 में क्या थी, जो लैंड अवेबिलिटी थी वो क्या, 0.28 हेक्टेयर, यानी पूरे देश के अंदर हर आदमी को बराबर अगर जमीन बांट दी जाए तो हर आदमी के हिस्से में कितनी, 0.28 हेक्टेयर जमीन आई। बट अब वो घट के कितनी रह गई, 0.12 हेक्टेयर रह गई पर कैपिटा की बात कर लीजिए, जबकि वर्ल्ड की कितनी है, 0.29 की बात कर लीजिए। इंडिया की तो वर्ल्ड के एवरेज से भी कम रह गई, 0.12 हेक्टेयर। तो अब जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, कोई रबड़ तो है नहीं कि इधर से खींचा इधर से खींचा ले भाई जमीन बढ़ गई ले जा, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें हमें क्या, प्रोडक्टिविटी या उत्पादन ही बढ़ाना पड़ेगा, और ये सारे काम किसके लिए हो रहे हैं, उत्पादन के लिए, कि जितनी जमीन है उसी का एक सही तरीके से सही ढंग से यूटिलाइज करके उसके उत्पादन को बढ़ाए और हमारी जो भी फूड रिक्वायरमेंट है हम उनको फुलफिल करें भाई। समझ में आ गया? अब एक चीज याद रख लीजिए, कृषि पराशरा की बात कर लीजिए, एक संस्कृत में आपका 400 BC पुराना एक आपका क्या है, हमें कोई पुराण मिलता है जिसके बारे में जो एक एविडेंस देता है किसके बारे में, हमें रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में किस शास्त्र से हमें जानकारी मिलती है, या तो वो कौन सा है, वो किस लिटरेचर से हमें जानकारी मिलती है, तो किससे, कृषि पाराशरा से हमें रेनफेड के बारे में जानकारी मिलती है, जो एक 400 BC पुराना ग्रंथ है। ये आपको याद होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं।
पूरे वर्ल्ड में रेनफेड के अंदर क्या है, इंडिया की कौन सी रैंक है आपकी, फर्स्ट रैंक है। याद होना चाहिए आपको। पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया की बात करूं तो जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है, फर्स्ट है भाई। याद रहेगा आपको, ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेक्चर में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे कमेंट में टाइप करके दीजिए, ताकि हम अगले लेक्चर में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आपका जो भी नया बदलता पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एकदम तैयार करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में टाइप करके जरूर जाइएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जैसा भी आपको लेक्चर लगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।